नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मैं आप सभी ख्वातीन हजरात, सभी देवी और सज्जनों का स्वागत करता हूं, खैर मकतब करता हूं हमारे हिंदुस्तान दर्पण में। दोस्तों, जहां आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहां आज हम लोग आपको सुनाएंगे कुछ ऐसी कहानियां जिनसे आप शायद परिचित ना हो, यदि परिचित भी हुए तो जिनके बारे में जानने की आपके अंदर जिज्ञासा हो। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड का नाम जब भी हमारे जहन में आता है, टेररिज्म का नाम, आतंकवाद का नाम जब भी हमारे जहन में आएगा तो अजमल आमिर कसाब, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, दाऊद इब्राहिम, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका ख्याल हमेशा हमारे जहन में आएगा। आज कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी में अंडरवर्ल्ड के साथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद के खातिर। आज कहानी टाइगर मेमन की। आज हम जानेंगे उस शख्स की कहानी, उस नौजवान लड़के की कहानी जिसने कैसे एक चपरासी की नौकरी से लेकर हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन तक का सफर तय किया। तो आज सुने मेरी ज़बान कहानी टाइगर मेमन की। इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम, यह नाम मैं एक दफ़ा फिर आप सभी के सामने दोहराता हूँ। इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम। दोस्तों, ये नाम किसी 5 शख्स का, ये 2 शख्स का नहीं, ये एक शख्स का नाम है। इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम, जी हाँ, ये नाम है उसी टाइगर मेमन का। कैसे उस टाइगर मेमन का नाम था, कैसे ये नाम पड़ा टाइगर मेमन, और कैसे इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम बना टाइगर, आइए जानते हैं। 1960 में इस लड़के का जन्म मुंबई के माहिम इलाके में हुआ, जहां अल हुसैनी बिल्डिंग, मुंबई के माहिम इलाके की अल हुसैनी बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में ये पूरा परिवार रहा करता था। मुश्ताक या नदीम, जिसके परिवार वाले जिसे नदीम कहकर पुकारते थे, घर का सबसे बड़ा बेटा था। इनके घर में सुलेमान, याकूब, अयूब और एक चौथा बेटा नदीम। नदीम सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से परिवार का सबसे ज़्यादा जो एक कारभार होता है वो नदीम के सिर पर ही था। नदीम के पिता अब्दुल रज़ाक एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे स्तर पर क्रिकेट खेला। मंसूर अली खान पटौदी के विरोध में भी उन्होंने एक मरतबा क्रिकेट खेला था। इनके पिता अब्दुल रज़ाक पटौदी साहब से इस कद्र मुतासिर थे कि वो भी चाहते थे कि उन्हें भी कोई टाइगर कहकर पुकारे। इसी कारण से उन्होंने अपना नाम टाइगर रखा। लेकिन ये होता है किस्मत का दस्तूर कि अब्दुल रज़ाक को किसी ने टाइगर नहीं पुकारा, टाइगर पुकारा उनके बेटे नदीम को। पैसों की आर्थिक तंगी के कारण नदीम ने, या फिर यूं कहें कि टाइगर मेमन ने, परिवार संभालने के खातिर, परिवार के पालन पोषण के खातिर 10वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। 10वीं में पढ़ाई छोड़ने के बाद घर के नज़दीक मेमन बैंक में इसने पियोन की, यानी कि चपरासी की नौकरी करी। 10वीं पास लड़के को चपरासी के अलावा शायद कोई और नौकरी मिले भी ना, आज के समय में भी। बता दें कि गुस्से वाला शुरू से था, कुछ बड़ा करना था। चपरासी की नौकरी, पियोन की नौकरी में पानी पिला पिला के मन नहीं मानता था, कुछ बड़ा करना था। एक रोज़ मेमन बैंक के मैनेजर ने नदीम मेमन को इस अंदाज में उससे चाय मंगवाई कि नदीम से बर्दाश्त नहीं हुआ, और नदीम और टाइगर मेमन ने उस मैनेजर की पिटाई कर दी। इस कदर उस मैनेजर को मारा कि बैंक के तमाम स्टाफ को आकर बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद जाहिर है नौकरी से निकाला गया। बैंक से निकलने के बाद नदीम मेमन की मुलाकात कुछ गलत संगत के लोगों से हुई, जिसमें मुख्य नाम निकल के आता है मुश्ताक मोहम्मद दोसा। मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन जिसका नाम था मोहम्मद दोसा। मोहम्मद दोसा एक बहुत बड़ा स्मगलर था मुंबई की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड के राज में। मोहम्मद दोसा ने आए दिन, जाहिर है, ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती थी, चूँकि स्मगलिंग यानी तस्करी का धंधा वो करता था मोहम्मद दोसा ने टाइगर मेमन को बतौर ड्राइवर अपने साथ रखा। बतौर ड्राइवर टाइगर मेमन ने कई इल्लीगल, अवैध काम करे, कई सोना चांदी की वो लैंडिंग करा करता था मुंबई के अंदर,
मुंबई के डॉकयार्ड में सामान उतरता और रोड के रास्ते से टाइगर मेमन तमाम सामानों की डिलीवरीज करता था। ये सब कई कई दिनों तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा। एक रोज़ पुलिस को किसी ने मोहम्मद दोसा के माल की लैंडिंग की मुखबिरी कर दी। इसका अंजाम ये हुआ कि डॉकयार्ड पर पुलिस टाइगर मेमन से थोड़ा सा देरी से पहुंची। टाइगर मेमन जिस समय पुलिस पहुंची डॉकयार्ड पर रेड करने के खातिर, उस समय टाइगर मेमन गाड़ी लेकर निकल चुका था। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की डॉन, जिसमें बेहिसाब तरीके से अमिताभ बच्चन ने डॉन का किरदार निभाया और उस किरदार के अंदर अमिताभ बच्चन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाई। यही सीन दोहराया टाइगर मेमन ने मुंबई की सड़कों पर। जिस समय टाइगर मेमन ने यह सीन दोहराया उस समय तंग गलियां हो, फुटपाथ हो, टाइगर मेमन ने हर जगह अपनी गाड़ियां चलाई और किसी न किसी तरह तंग गलियों में तेज तर्रार गाड़ियां चलाकर, फुटपाथ पर गाड़ियां चलाकर टाइगर मेमन ने पुलिस को चकमा दिया और जिस सामान की डिलीवरी उसे करनी थी उस जगह पर टाइगर मेमन ने उस सामान की डिलीवरी कर दी। दोस्तों, ये एक ऐसा वाकया था जिसने टाइगर मेमन और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अंडरवर्ल्ड में एक खलबली सी मच गई कि ये कौन लड़का है जिसने एक चीते की रफ्तार से ये काम पूरा किया। चीते की रफ्तार यानी टाइगर, द पेस ऑफ टाइगर। इसी के कारण से नदीम का नाम अब पड़ चुका था टाइगर मेमन। इस वाकयात के बाद टाइगर की मुलाकात हुई मुश्ताक से। मोहम्मद दोसा दुबई चला गया था। इसके बाद टाइगर ने धंधा संभाला। टाइगर ड्राइवर से हटकर अब मुंबई के अंदर तस्करी का एक बहुत बड़ा नाम था। मुश्ताक नाम का एक लड़का टाइगर को दुबई ले गया, जहाँ पे दुबई के भाई लोगों में मुश्ताक ने टाइगर को मिलवाया एक शख्स से जो दुबई के स्मगलिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, जिसका नाम था याकूब भट्टी। टाइगर मेमन याकूब भट्टी के लिए उसने काम करना शुरू करा, तस्करी का काम, सोना चांदी इन तमाम चीज़ों की लैंडिंग टाइगर किया करता था। इसी बीच टाइगर की मुलाकात हुई एक पाकिस्तानी तस्करे से, एक स्मगलर से, जिसका नाम था तौफीक जलियावाला। तौफीक जलियावाला एक ऐसा नाम था जिसमें बताते हैं कि टाइगर मेमन के आईएसआई से रिश्ते कायम करने के पीछे तौफीक जलियावाला का ही नाम था, उसका ही हाथ था। तौफीक जलियावाला से टाइगर की दोस्ती थी, याकूब भट्टी से टाइगर की दोस्ती थी। इसके बाद टाइगर मेमन मुंबई के अंदर तस्करी का सबसे बड़ा इस समय नाम बन चुका था। टाइगर मेमन के यदि नंबर 2 के धंधे की बात करें तो टाइगर मेमन का नंबर 2 का धंधा था स्मगलिंग, हवाले का भी काम धंधा इस बीच उसने शुरू कर दिया था। लेकिन नंबर 1 यदि हम बात करें कि किस तरीके से वो काम किया करता था, तो सरकार की नज़रों में टाइगर मेमन ने उसी बीच में अपना बिजनेस शुरू किया टूर एंड ट्रैवल्स का, जिसमें अपनी फर्म का नाम, अपनी कंपनी का नाम उसने रखा तिजारत इंटरनेशनल। तिजारत इंटरनेशनल के अंदर टाइगर मेमन ने टूरिज्म का धंधा शुरू किया और अपने टूरिज्म के धंधे के साथ में टाइगर मेमन ने अपने भाई सुलेमान और अपने भाई याकूब मेमन को भी लाइन पर लगाया। इन तमाम मेमन भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे होनहार नौजवान था याकूब मेमन, जिसको सन 2015 में हिंदुस्तान के अंदर ही फांसी दी गई थी। याकूब मेमन की यदि मैं क्वालिफिकेशन की आप सभी से बात करूँ कि क्या क्या तालीम उसने मुकम्मल करी थी अपनी जवानी में, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। टाइगर मेमन की अगर हम बात करें तो याकूब मेमन की यदि मैं आप सभी को बात बताऊं तो याकूब मेमन ने भी अच्छी खासी तालीम का उसका नमूना ये था कि जेल में जिस समय याकूब मेमन था उस समय याकूब मेमन उस जेल के जेलर के बच्चों को भी जेल के अंदर पढ़ाई कराया करता था। ये एक बहुत अच्छी एक मिसाल है याकूब मेमन की, कितना पढ़ा लिखा होनहार वो नौजवान था। याकूब मेमन के कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें टीवी न्यूज़, माफ़ कीजिएगा मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन टीवी न्यूज़ रीडर की तरह ही तेज़ तरार अंग्रेज़ी में याकूब मेमन ने अपना इंटरव्यू पूरा किया। सबसे पढ़ा लिखा नौजवान, एमए इन इंग्लिश और चार्टर्ड अकाउंटेंट। याकूब मेमन, टाइगर मेमन ने तिजारत इंटरनेशनल शुरू करने के साथ साथ ही याकूब मेमन को भी एक दुकान कराई जिसमें उसने अपना अकाउंटेंसी का काम शुरू करा। पूरे मेमन परिवार की तकदीर नदीम मेमन यानी टाइगर मेमन ने बदली थी। जिस अल हुसैनी बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में वो लोग रहा करते थे, उसी अल हुसैनी बिल्डिंग के अंदर अब टाइगर मेमन ने 2 फ्लैट्स खरीद लिए थे। एक अच्छी खासी जिंदगी इस समय मेमन परिवार जी रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ इस मेमन परिवार के साथ जिससे आज तक वे मेमन परिवार
माहिम की उन तंग गलियों के बीच अल हुसैनी बिल्डिंग के अपने उस पुराने मकान के अंदर ना जा सका। कुछ ऐसा हुआ। 6 दिसंबर 1992 के रोज अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अयोध्या के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे तो भड़के ही, साथ ही देश के अलग अलग मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदू और मुसलमानों के दंगे की आग दहकने लगी। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई तक उससे वंचित ना रहा। हालांकि बाबरी मस्जिद के यदि इम्पैक्ट की हम बात करें, उसके जवाब की बात करें, तो पाकिस्तान में भी ऐसे कई हिंदू मंदिर थे जो रातों रात एक ही दिन के अंदर गिरा दिए गए, एक ही रात के अंदर गिरा दिए गए। मुसलमानों की भड़की हुई भीड़ ने पाकिस्तान के साथ साथ मुंबई में और भी देशों में, बहुत से देशों ने इस कार्रवाई की निंदा करी थी। माहिम में भी दंगा भड़का। मुंबई के जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी इलाके थे, इन तमाम जगहों पर दंगा भड़का। दंगों में वैसे भी कोई बचता तो है नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होता जो अछूता रहे दंगों से। इसी से मेमन परिवार भी गुजरा। टाइगर मेमन का ऑफिस, जिसमें तिजारत इंटरनेशनल नाम का वो अपना टूरिज्म का धंधा चलाता था, उसके ऑफिस के अंदर कुछ दंगाइयों ने तोड़फोड़ करी और उस ऑफिस को जला दिया। बता दें कि जिस समय टाइगर मेमन को मालूम पड़ा कि उसको ऑफिस जला दिया, तो टाइगर मेमन ने अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर एक बात कही थी कि मैं इसका बदला लूंगा। गुस्से वाला शुरू से था, अंडरवर्ल्ड में उसकी पहचान थी। बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी किया करता था, हवाला। ऐसा कोई नंबर 2 का धंधा नहीं था जो टाइगर मेमन के हाथों ना गुजरा हो। टाइगर मेमन का स्टेटमेंट था कि मैं इसका बदला लूंगा। हालांकि इस बात का यदि हम दूसरा पहलू देखें, तो याकूब मेमन का जो ऑफिस था अकाउंटेंसी के जहाँ पे अपना अकाउंटेंसी का काम किया करता था, उस ऑफिस में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, उस ऑफिस में कोई आग नहीं लगाई गई थी। इसका एक छोटा सा एक थ्योरी इसकी ये बताते हैं कि याकूब मेमन और टाइगर मेमन में थोड़ा सा अंतर था। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि याकूब मेमन एक सेक्युलर किस्म का लड़का, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही तहजीब पसंद लड़का, अपने काम के लिए बहुत वफादार, और अलग अलग धर्मों के लोगों से उसकी दोस्ती थी। अच्छी गुडविल याकूब मेमन ने अपने समाज में बनाई हुई थी। इसी वजह से ऐसा कहते हैं कि इसी वजह से याकूब मेमन के ऑफिस में किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। लेकिन वहीं टाइगर मेमन की यदि हम बात करें, तो टाइगर मेमन अपने धर्म को, अपने मज़हब को लेकर बहुत कट्टर था। टाइगर मेमन थोड़ा हार्श कह सकते हैं हम उसे, थोड़ा खड़ी बोली वो बोलता था, गुस्से वाला बहुत था। शायद इसी वजह से नाराज़ होकर भड़की हुई भीड़ ने इन दो भाइयों में से टाइगर मेमन का ऑफिस चुना, और शायद इसी प्रतिक्रिया के कारण से मुंबई को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 6 दिसंबर 1992 के रोज जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, इसके बाद मुंबई में दंगा हुआ। दंगा शांत होते ही टाइगर मेमन ने रुख किया दुबई का। दुबई में टाइगर मेमन ISI, पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, और कुछ तमाम माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन, दुबई के अगर हम आम ज़बान में बोले भाई लोगों की मीटिंग हुई दुबई के अंदर। उस मीटिंग में तय किया गया कि कुछ करना है, बदला लेना है। उन लोगों का मंसूबा था कि हुकूमत हिंदुस्तान को इस दफ़ा झुका देंगे, इस्लाम का बदला लिया जाएगा, इस्लामी ताकत दिखाई जाएगी। इसमें उन्होंने चुना कि लाल कृष्ण आडवाणी और बाला साहब ठाकरे, इन तमाम हिंदूवादी नेताओं को मार दिया जाए। इसमें एक पाकिस्तान के डॉन ने एक स्टेटमेंट भी ये भी दिया था कि यदि आडवाणी और ठाकरे के 1 किलोमीटर के दायरे में हम नहीं गए, तो हम रात को ट्रक में बम भर के उनके घर में डाल देंगे। इतने खतरनाक इनके मंसूबे थे, लेकिन किसी भी मंसूबे ने कोई शक्ल हासिल नहीं करी। कुछ मंसूबे ये भी आए थे कि एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक कर लेंगे, प्लेन को ग्रेनेड फेंक कर उड़ा देंगे, और दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में ब्लास्ट करेंगे। किसी भी चीज़ ने कोई शक्ल नहीं ले सका, कोई भी उनका प्लान। टाइगर मेमन के यदि हम प्लान की बात करें, तो उसका प्लान केवल सीरियल ब्लास्ट का तक नहीं था। सीरियल ब्लास्ट तक उसका जो मंसूबा था सीमित नहीं था। टाइगर मेमन चाहता था कि पूरी मुंबई को ख़त्म कर दिया जाए एक झटके में। इसके लिए करोड़ों रुपए टाइगर मेमन ने खर्च करे, करोड़ों रुपए ISI ने खर्च करे। फंडिंग दाऊद इब्राहिम ने दी, फंडिंग ISI ने दी, फंडिंग टाइगर मेमन ने खुद ने करी। टाइगर मेमन ने भारी पैमाने पर असला पाकिस्तान से मुंबई के डॉकयार्ड पर लैंड करवाया तस्करी के तरीके से।
तस्करी हुई जिसमें कई AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड्स, RDX, इन तमाम असलों की मदद से इन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम देना था। पाकिस्तान की फंडिंग थी, ISI का सपोर्ट था। ये बात हिंदुस्तान में तब खुली जब मालूम पड़ा कि उन तमाम AK-47 और AK-56 जो इस टेरर अटैक में यूज़ होनी थी, हालांकि इस्तेमाल नहीं हो पाई, वो सब पाकिस्तान आर्मी का सामान था। इस बात की पुष्टि हुई। टाइगर मेमन ने हिंदुस्तान के अंदर ही, मुंबई के अंदर ही अपने कुछ स्लीपर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, कुछ लड़के चुने, नौजवान लड़के चुने, जिनका कहीं ना कहीं जो एक वाबस्ता था इन दंगों से था। इसमें बहुत से नाम निकल के आते हैं, जावेद चिगना, बादशाह खान, गुल्लू, और भी बहुत से ऐसे नाम निकल के आते हैं जिनकी मदद से टाइगर मेमन ने अपने मंसूबे को अंजाम दिया। दिसंबर का महीना पूरा हुआ, टाइगर मेमन ने इन सभी लड़कों को इकट्ठा किया और दुबई के रास्ते से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इन लड़कों की ट्रेनिंग मुकम्मल करें। ट्रेनिंग बताते हैं कि खुद पाकिस्तान फौज के अफसरों ने दी। ISI का पूरा सपोर्ट था इन लड़कों को। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इन लड़कों की ट्रेनिंग होती है, जिसमें बंदूक चलाने से लेकर हैंड ग्रेनेड फेंकने तक, बम बनाने तक की सारी ट्रेनिंग उन लड़कों को दी गई। जनवरी फरवरी के आसपास ये लड़के वापस हिंदुस्तान मुंबई पहुंचे और मुंबई में इन्होंने लोकेशन हंटिंग करी कि किस किस जगह पर बम रखना है और बम बनाने का काम शुरू किया। बम बनाने की यदि हम बात करें तो कुछ सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदी गई, जो कि अल हुसैनी बिल्डिंग के बेसमेंट में ही जिन गाड़ियों के अंदर बम बनाए गए, बम प्लांट किए गए, असेंबल किए गए। और 1993 जुम्मे के रोज़ ही इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। याकूब में टाइगर मेमन का मंसूबा कामयाब होता उसे नजर ही आ रहा था, लेकिन इससे पहले उनके एक स्लीपर सेल ने उनके साथ गद्दारी कर दी, जिसका नाम गुल्लू, वैसे उसका नाम था, असल नाम उसका कुछ और था। गुल्लू नाम के इस शख्स ने टाइगर मेमन के साथ गद्दारी करी और उसने जाके पुलिस में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण करा। जिस समय यह खबर टाइगर मेमन तक पहुंची जावेद चिकना के थ्रू, उस समय टाइगर मेमन ने डेट नजदीक कर दी कि जो सीरियल ब्लास्ट ने बाद में करना था, वो सीरियल ब्लास्ट ने जुम्मे के रोज करने का तय किया। और जुम्मे के रोज मुंबई की अलग अलग जगहों पर यह ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीबन 270 से भी ज्यादा लोग मरे और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। टाइगर मेमन के इस हमले के बाद जाहिर है पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई, लेकिन जिस रोज, जुम्मे के रोज जब ये अटैक होना था, जब ये ब्लास्ट होना था, उससे एक दिन पहले, थर्सडे के दिन, यानी जुम्मे की रात के रोज, टाइगर मेमन अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें आयूब मेमन, याकूब मेमन, सुलेमान मेमन और उसकी भाभियाँ, उसकी बेगम, सब लोग दुबई चले गए। दुबई जाने के बाद जब मुंबई में बम फटे, अलग अलग जगहों पर विस्फोट हुए, पुलिस ने तहकीकात करी तो एक मारुति वैन और एक स्कूटर मुंबई में ही रह चुका था। एक लवारिस स्कूटर और एक लवारिस मारुति वैन पुलिस को मिली। एक लीड मिली कि ये लवारिस गाड़ियाँ हैं। उन गाड़ियों की जब तहकीकात हुई तो उसमें बाहरी पैमाने पर असला मिला। स्कूटर के अंदर तो बम भी था जो विस्फोट नहीं हुआ, जिसमें बम नहीं फटा। उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किए, उनकी RC देखी गई तो मालूम पड़ा कि इन तमाम गाड़ियों का मुंबई के माहिम की उस अल हुसैनी बिल्डिंग से कुछ ना कुछ वाबस्ता जरूर है। वो गाड़ियां टाइगर मेमन की भाभी रूबीना सुलेमान बेगम के नाम पर थी। और जब पुलिस ने टाइगर मेमन की हिस्ट्री तलाशी तो मालूम पड़ा ये बहुत बड़ा स्मगलर है, बहुत बड़ा तस्कर है और अच्छा खासा रिकॉर्ड उस टाइम पे टाइगर मेमन का था। जब ये बात साफ हो गई कि टाइगर मेमन का ही हाथ मुंबई धमाकों में है, तो टाइगर मेमन ने अपने परिवार के साथ दुबई छोड़ पाकिस्तान के कराची जाने का फैसला किया। पाकिस्तान के कराची में टाइगर मेमन आज भी रहता है। टाइगर मेमन का कराची में एक जगह है क्लिफ्टन, जहाँ कहते हैं दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का आशियाना है। वहीं पर एक बेहतरीन जिंदगी वो जी रहा है। पुलिस को ये तमाम बातें तब पता लगी जब टाइगर मेमन का एक स्लीपर सेल, जिसका नाम था बादशाह खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर से वो बंदा था। बादशाह खान को जिस समय मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया तो ये सारी बातें पुलिस को बादशाह खान के कन्फेशन पर ही पता लगी। आज सन 2023 में मुंबई के अंदर
जितने भी लोग इस हमले से ग्रस्त थे, उन परिवार वालों को, उन तमाम लोगों को की बात जानकर बहुत जाहिर दुख होना है, क्योंकि 1993 में हुए बम ब्लास्ट तकरीबन 30 साल हो गए इस वाक़यात को। 30 साल पुरानी इस बात में आज भी सिर्फ और सिर्फ याकूब मेमन को ही इस मसले पर फांसी हुई थी, इस गुनाह में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बाकी ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको कानून ने सज़ा दी है, या यूँ कहे कि कानून के हाथ उन लोगों तक पहुँच ना पाया, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो टाइगर मेमन हो, चाहे वो जावेद चिकना हो। अबू सलीम से हिंदुस्तान की एक पुर्तगाल से एक ट्रीटी है कि अबू सलीम को हम फांसी नहीं दे सकते, लेकिन सन 2015 में सिर्फ और सिर्फ याकूब मेमन को अब तक फांसी लगी थी। टाइगर मेमन आज भी आज़ाद है, पाकिस्तान के क्लिफ्टन में बताते हैं उसका आशियाना है, और पाकिस्तान के अंदर मीट का कारोबार, रियल एस्टेट का धंधा टाइगर मेमन आज भी कराची से ऑपरेट करता है। जावेद चिकना की यदि हम बात करें तो जावेद चिकना के बारे में कहते हैं कि कराची का मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है जावेद चिकना के नाम, जो बहुत ही आला तरीके से जावेद चिकना उसे चलाता है। और दाऊद इब्राहिम तो आज भी पाकिस्तान के कराची में ही दाऊद इब्राहिम रहता है। तो आज भी ये लोग हिंदुस्तान के कानून की पहुंच से बहुत दूर है, और शायद अब तो कुछ खास उम्मीद भी नहीं है इन लोगों के मिलने की, क्योंकि इतना समय बीत चुका है। टाइगर मेमन की ये कहानी बयां करती है कि किस तरीके से इतने हजारों लोगों के सीने पे पड़े जख्म आज भी ताज़ा हैं, उनको आज भी इंसाफ की गुहार है। तो दोस्तों, ये थी टाइगर मेमन की पूरी कहानी, और आगे मैं चाहूँगा कि मैं आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ जिसमें मुंबई हमले को डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा। साथ ही और भी ऐसी कहानियाँ हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम की कहानी हो, चाहे वो मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी हो, चाहे वो मशहूर गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं और भी ऐसी कहानी आपको सुनाऊँ। तो अगर आपके दिल में ऐसी कोई भी फरमाइश हो जो आप चाहें कि इस कहानी पर हम लोग बात करें, ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊँ, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ये कहानी आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, इसमें और क्या क्या मुझसे छूटा है। हालांकि अगर कुछ छूट गया हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ गलत मैंने इसमें आपको नहीं बताया, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बाकी अगर कोई भी आपके पास कोई सजेशन हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है मैंने इसमें कवर नहीं करी, वो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आइंदा ऐसे कौन सी कहानी आपको सुनाएं जो आप चाहते हैं कि हम आप सभी के समक्ष पेश करें, तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, फिलहाल ये थी कहानी टाइगर मेमन की, और ऐसी अन्य कहानियों को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान दर्पण में। मैं आपके साथ मिहिर जैन।